A very good afternoon to all my dear friends. So today is the last day of the revision session, at the end of which I will also be sharing certain study tips and will guide you all how you all are supposed to utilize the coming 60 days for the revision and learning process of CA Foundation Law. Okay? बट उसके पहले जो हमारा पार्टनरशिप का सिलेबस बचा हुआ है, आई थिंक यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 बचा हुआ है, वो हम कर लेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी गिविंग यू ऑल द टिप्स. चलो चलो. So I'm on chart number 3.4. As you all know, you all have to sit straight like good children. Your eyes and ears open, and your only concentration has to be on the subject of law. And yes, don't forget that this revision is for you, not for me. चलो आ जाइए. Chart number 3.4. General duties of partner. 4 जनरल ड्यूटी होती है हर एक पार्टनर की. सबसे पहली बात तो जब कभी भी वो बिजनेस करता है, he has to make it sure that he is doing business for the greatest common advantage. मतलब बेसिकली he is not thinking about himself कि मैं ज्यादा से ज्यादा केक अपने लिए कैसे ले लूं, ऐसा नहीं सोच रहा है. वो ऐसे सोच रहा है कि सभी का फायदा कैसे हो एंड हाउ टू ओवरऑल इंक्रीज द साइज ऑफ द केक. Along with that, whenever he is doing business, he has to do the business in good faith. Trust maintain करना है. अगर कुछ बुक्स मांगे गए हैं, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. So these are the 4 general duties that every partner has in a partnership firm. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर ने कुछ तो कांड किया है, फ्रॉड किया है, और इसी फ्रॉड के वजह से फर्म को नुकसान हुआ है. कांड किसने किया है? और इसी कांड के वजह से, इसी फ्रॉड के वजह से फर्म को नुकसान हुआ है. जब हमें इस हरकत के बारे में पता चलता है कि पार्टनर ने ये हरकत करने की वजह से, देखो फ्रॉड किया है मतलब जो भी हरकत उसने की है क्या जानबूझ के की है? उसको पता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, बट फिर भी उसने वो गलत काम किया है जिसके वजह से फर्म को नुकसान हो गया है. लेक्चर ऑडिबल है ना? चेक. Somebody is calling me again and again. कल का लेक्चर एक्चुअली अनलिस्टेड हो गया बिकॉज आई हैड प्लेड अ सॉन्ग ऑन यस्टरडेज क्लास. तो वो कॉपीराइट इशू आ गया जिसके वजह से वो पब्लिक नहीं हो रहा है. मैंने कल टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग प्ले किया था जो काफी फेमस है. बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज आ गए थे एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट गेटिंग लिस्टेड अगेन. ओके. Whoever is calling me, please stop calling me. Okay. So yes, पार्टनर ने कुछ बिजनेस करते वक्त फ्रॉड किया है और इसी फ्रॉड के वजह से फर्म को नुकसान हुआ है. तो जो भी नुकसान पार्टनर के फ्रॉड के वजह से हुआ है, we will make that partner personally liable for all the losses. So basically that partner will be liable to indemnify the firm for the losses that the firm has suffered. Next point, rights and duties by the contract between the partners. Indian Partnership Act क्या जनरल लॉ है? तो मतलब अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ लिखा है, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेंगे? Only if our contract is silent, then we will follow the act. तो पार्टनर्स के राइट्स
और पार्टनर्स की ड्यूटीज डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। अरे हाँ है ना? सो ये पॉइंट यही कहता है क्या हो गए सारे पार्टनर्स के राइट्स और क्या हो गए सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज, वो डिसाइडेड होती है अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट यू विल रिफर द एक्ट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, एक्ट कहती है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स भी है एज वेल एज मैनेजर्स भी है। कितनी गरीबी हूं मैं, देखो माइक भी नहीं मिल रहा है मुझे। पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स होते हैं। Along with that, they also have the right to participate in the management of the partnership firm. Every partner has the right to participate in the management of the partnership. Yes. Along with that, my dear friends, every partner has the right to be consulted. कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है, ये डिसीजन लेने के पहले हम सभी पार्टनर्स का ओपिनियन लेंगे और मेजॉरिटी से हम डिसीजन लेंगे। वॉइस मिसमैच हो रही है। आई थिंक द वॉइस इज प्रॉपर। आई थिंक द वॉइस इज प्रॉपर। अननेसेसरी स्पैम करते हैं यार। आई थिंक द वॉइस इज प्रॉपर। अननेसेसरी स्पैम करते हैं यार। आई थिंक द वॉइस इज प्रॉपर। अननेसेसरी स्पैम करते हैं यार। So I think it's all clear. Please tell that student to check the connectivity at his side. It's clear na? Okay, देखो, every partner has a right to take part in the management. Management में तो participate करेगा हर एक partner. Along with that, my dear friends, every partner has a right to be consulted. कोई भी decision लेने के पहले you will put up the decision. You will ask for the opinion of every partner. ऑब्वियसली आप वही डिसीजन लोगे जिसके लिए मेजॉरिटी पार्टनर्स ने हाँ बोला है। चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। यस और नो गाइस? जब कभी भी पार्टनर अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, दे हैव टू फुलफिल देयर ड्यूटीज डिलिजेंटली, मतलब ड्यू केयर उन्होंने शो करनी है वाइल डूइंग द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म उनका अपना है, दे आर द ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो वो नेग्लिजेंटली बिहेव नहीं कर सकते। और एक लास्ट राइट होता है हर एक पार्टनर का, एंड दैट इज राइट टू एक्सेस टू द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हर एक पार्टनर पार्टनरशिप की बुक्स की कॉपी डिमांड कर सकता है या उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। देखो HUF के केस में ऐसा अलाउड नहीं होता है, सिर्फ करता ये चीज कर सकता है, बट पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड भी कर सकता है या उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है। यस और नो गाइस? Along with that, my dear friends, there are certain mutual rights and liabilities. सबसे पहला, let me tell you, general rule कहता है no partner has the right to receive remuneration. आप फर्म के ओनर हो, एम्प्लॉय नहीं हो। एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट रेम्यूनरेशन, ओनर तो प्रॉफिट का शेयर लेता है, हाँ या ना? तो जनरल रूल कहता है, जनरल रूल, that the partners do not have the right to receive the remuneration. But of course yes, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का स्पेसिफिक अधिकार है तो क्या आपको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा? Along with that, my dear friends, what every partner has is the right to share in the profits of the partnership firm.
साल भर आप लोग मिलके बिजनेस करोगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, हाँ या ना? अगर आपने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है पार्टनरशिप फर्म में, कैपिटल पे इंटरेस्ट पाना आपका अधिकार नहीं है। यस, अगर डीड में स्पेसिफिकली कुछ क्लॉज दिया हुआ है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट टू मैक्सिमम इज 6% पर एनम। सही है गलत? वो एडवांसेस के लिए है। अच्छा सॉरी, वो इंटरेस्ट के लिए नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको तभी मिलेगा जब आपका पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है। बट एडिशनली ओवर एंड अबव द कैपिटल, अगर आपने फर्म को कुछ पैसा लेंड किया है, मतलब आप फर्म के लिए बन गए फर्म के क्रेडिटर, हाँ या ना, और फर्म है डेटर, तो अब ऐसे केस में ऑब्वियसली बात है फर्म को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस कैन बी मैक्सिमम 6% पर एनम। आपकी फर्म डिसॉल्व भी हो गई, फिर भी आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक उसका एक्चुअल रीपेमेंट नहीं होता है। बट जहां तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो जाती है उसी दिन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना सीज हो जाता है। सीज हो जाना मतलब बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, हाँ या ना बच्चों? वंडरफुल। नेक्स्ट, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को कभी कभार आप पार्टनरशिप एस्टेट भी बोलते हो, जॉइंट स्टॉक भी कहते हो, कॉमन स्टॉक भी कहते हो, या जॉइंट एस्टेट भी कहते हो। Shivam, please concentrate on the revision that I am doing. Okay? Okay. ओके, शिरीन आपकी कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। ऑल अदर्स आर रिप्लाइंग दैट देयर इज नो वॉइस मिसमैच। सो शिरीन, यू नीड टू चेक द कनेक्टिविटी फ्रॉम योर एंड। लेक्चर को बंद करके वापस चालू कर दीजिए। चलो, पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको कभी कभार कॉमन स्टॉक कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कहते हैं, पार्टनरशिप एसेट्स कहते हैं, जॉइंट एस्टेट कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी में सारे के सारे राइट्स और इंटरेस्ट जिसमें फर्म का होता है वो कलेक्टिवली इन्वॉल्व्ड रहते हैं। यही आपकी पार्टनरशिप एसेट्स में आपके सारे के सारे टैंजिबल एसेट्स एज वेल एज इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर आप चाहो आपकी पार्टनरशिप के एस्टेट्स को बेच सकते हो, ईदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, तो तब आपको आपकी बाकी के एसेट्स का तो दाम मिलेगा, गुडविल का भी प्राइस आपको मिल सकता है। ये गुडविल को भी आप सारी एसेट्स के साथ बेच सकते हो या इंडिविजुअली भी आप गुडविल को बेच सकते हो। यस और नो गाइस? आपकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। आपकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपने कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जिससे आपको कुछ मुनाफा हुआ, ये मुनाफा आपको फर्म की बुक्स में ऐड करना पड़ेगा। यस और नो गाइस? पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे क्या हुआ है, आपने फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है, या तो आपने कोई बिजनेस किया है इन द नेम ऑफ द फर्म, तो ये जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है इट विल बी अकाउंटेबल टू द पार्टनरशिप फर्म। ये पैसा आप आपके जेब में नहीं रख सकते, इट बिलोंग्स टू द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, rights and duties of a partner after the change in the firm
कोई नया पार्टनर आया है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गया है, आपका पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव आपने चेंज किया है, या तो आप आपके फर्म का बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो ये सेक्शन कहता है जैसे आपके राइट्स और ड्यूटीज पहले थे वैसे ही अभी भी रहेंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कोई नया बंदा आया है, कोई एग्जिस्टिंग बंदा गया है, पार्टनरशिप का फर्म का ऑब्जेक्टिव क्लॉज चेंज हुआ है, या तो एक्सपायरी के बाद भी आपने बिजनेस को कंटिन्यू किया है। चलो कुछ सवाल मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब दो, ठीक है? डोंट लुक इनटू योर बुक्स, ट्राई टू गिव मी द आंसर विदाउट लुकिंग इनटू योर बुक्स। रेम्यूनरेशन पाने का अधिकार क्या पार्टनर्स को मिलता है ऐसे ही? तो अगर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन पाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? डीड में स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए। बट क्या प्रॉफिट का शेयर पाना क्या हर पार्टनर का अधिकार है? पार्टनर को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? बट अगर डीड में दिया है तो क्या मिलेगा? बट क्या इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस हमेशा मिलेगा? क्या हर एक पार्टनर फर्म का ओनर होता है? क्या फर्म के मैनेजमेंट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है? डिसीजंस जो होते हैं क्या मेजोरिटी से लिए जाते हैं? अगर आप इकलौते बहुत एक्सपर्ट हो तो भी क्या आपके ओपिनियन अकेले से क्या डिसीजन लिया जाएगा? यू स्टिल हैव टू आस्क द अदर पार्टनर्स बिफोर टेकिंग द डिसीजन। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या एक पार्टनर को बिलोंग करती है? डज इट बिलोंग टू द फर्म? फर्म मतलब क्या ऑल द पार्टनर्स टुगेदर? क्या आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? अगर आपने कर भी दिया जिससे आपको कुछ फायदा हुआ, क्या ये फायदा आपको फर्म के बुक्स में अकाउंट करना पड़ेगा? अगर आपने फर्म के नाम पे कुछ बिजनेस किया है, क्या ये पैसा फर्म को ही बिलोंग करेगा? आप आपके जेब में ये पैसा नहीं रख सकते। कोई नया पार्टनर आया है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गया है, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, या तो आपने फर्म के टर्म के एक्सपायरी के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू किया है, जैसे राइट्स और ड्यूटीज पहले थे क्या अभी भी वैसे ही रहेंगे? जब कभी भी पार्टनर बिजनेस करता है क्या उसको फेयर एंड ट्रू रहना पड़ेगा? क्या ट्रू अकाउंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे? क्या पार्टनरशिप के ग्रोथ के लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे? खुद का फायदा बाद में और पहले फर्म का फायदा देखना पड़ेगा। आपकी हरकत की वजह से अगर फर्म को कुछ नुकसान हुआ है, विल यू बी लायबल टू मेक गुड द लॉसेस टू इंडेमनीफाई द पार्टनरशिप फर्म? हाँ या ना? बोलो। अगला पॉइंट, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। हर एक पार्टनर क्या फर्म का एजेंट माना जाता है? ये तो हमने कल भी रिवाइज किया था। इट इज वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप लॉ। म्यूचुअल एजेंसी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहां पे आप एज अ पार्टनर बनते हो एजेंट फॉर द फर्म, एंड फॉर योर एक्ट्स द फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। फॉर योर एक्ट्स द फर्म विल बी, फर्म मतलब सारे पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। काम किया है आपने, बट क्या सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? अरे हाँ है ना, क्योंकि फर्म ही सारे पार्टनर्स होते हैं और सारे पार्टनर्स ही फर्म होते हैं। हाँ या ना? इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ अ फर्म। याद कीजिए 19, 20, 21, 22 ये सारे सेक्शंस हमने एक साथ किए थे। देखो, पार्टनर के पास वही सारे बिजनेसेस करने का अधिकार है, इम्प्लाइड अधिकार है, जो जरूरी है करने का टू कंडक्ट द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी फर्म का बिजनेस है उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो सारी चीजें आपको लगती है वही चीजें करने का आपके पास अधिकार होता है। वही चीजें करने का आपके पास अधिकार होता है। ये जनरल रूल है। इनफैक्ट लॉ मेकर सेक्शन 19 में कहते हैं कुछ चीजें होती है जिनको करने का अधिकार हमने पार्टनर को दिया ही नहीं है। कुछ चीजें होती है जिनको करने का अधिकार हमने पार्टनर को दिया ही नहीं है। कौन सी चीजें करने का अधिकार पार्टनर्स के पास नहीं होता है? फर्म के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना, फर्म के नाम पे किसी को स्यू करना, किसी ने
किसी के अगेंस्ट जो केस फाइल किया है उसको विड्रॉ कर देना, कुछ क्लेम को रेलिंक्विश कर देना, बैंक अकाउंट फर्म के बिहाफ पे ओपन करना इन योर ओन नेम, अरे हाँ या ना, एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये सारी चीजें आपको करने का इम्प्लाइड पावर नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हो इसका एक्सप्रेस पावर आपको लेना पड़ेगा। यस और नो गाइस? वापस से देखो, ओके देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना। एक मिनट, इसको जूम इन कर देती हूं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना, फर्म के बिहाफ पे किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना, फर्म ने जो केस फाइल किया है उसको विड्रॉ कर देना, कुछ क्लेम को रेलिंक्विश कर देना, या तो कुछ लायबिलिटी को एडमिट करना, अलोंग विथ दैट ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन योर ओन नेम एंड एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द, यही चीजें करने का इम्प्लाइड पावर आपके पास नहीं होता है। यही चीजें करने का इम्प्लाइड पावर आपके पास, अगर ये चीजें A to H आप करना चाहते हो आपको एक्सप्रेस पावर लेना होगा। एक बार आप बोल सकते हो A to H पॉइंट्स कौन से हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच, किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना, किसी के अगेंस्ट जो केस फाइल किया था उसको विड्रॉ करना, कुछ लाइबिलिटी को एडमिट करना या क्लेम को रेलिंक्विश करना, फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप एंटर करना और बैंक अकाउंट अपने नाम पे खोलना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये A to H पॉइंट्स करने का इम्प्लाइड पावर आपके पास नहीं होता। ये अगर करना है तो एक्सप्रेस पावर आपको लेना पड़ेगा, हाँ या ना? बट अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस कमर्शियल नेचर का है, कमर्शियल, यू आर डीलिंग इन गुड्स, हमने कुछ चीजें करने का पावर आपको इम्प्लाइडली दे दिया है, गुड्स को बेचना, गुड्स को लाना, गुड्स को प्लेज करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ करना, बोरोइंग लेना, ये सारी चीजें करने का पावर हमने आपको दिया है। अगर आपकी फर्म इज कैरिंग ऑन सम कमर्शियल नेचर बिजनेस, दैट इज इट इज इनटू द डीलिंग ऑफ गुड्स, हाँ है ना? आपकी जो ऑथोरिटी होती है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मतलब हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी को ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था, अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था तो क्या होगा? फर्म इज, बट अगर थर्ड पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता था देन द फर्म विल बी लायबल। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी है तो इमरजेंसी की सिचुएशन में लॉ मेकर आपको पावर देते हैं, आप हर वो कोई चीज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो आप वो हर हरकत कर सकते हो ताकि फर्म को कम से कम नुकसान हो। बेसिकली यू हैव टू एक्ट एज अ पर्सन विथ अ लिटिल कॉमन सेंस, ओके, नॉट ज़्यादा, लिटिल कॉमन सेंस। तो अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो एज अ पर्सन हु इज प्रूडेंट वो क्या करता, नुकसान ना होने के लिए वही सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। यस और नो गाइस?
इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, एडमिशन का मतलब होता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। किसी पार्टनर ने अगर फर्म के बिहाफ पे कुछ रिप्रेजेंट किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, भले ही वो पार्टनर एक लौता क्यों ना हो, हिज रिप्रेजेंटेशन विल बाइंड द फर्म। जैसे कि आप स्पेयर पार्ट्स के डीलर हो ऑफ बाइक्स, कोई कस्टमर आया और कहा मेरा ये पर्टिकुलर बाइक का पार्ट खराब हो गया है, आप कहते हो ये वाला पार्ट आप लगवा दो, आपकी बाइक एकदम मस्त टकाटक हो जाएगी, पहले जैसी, एकदम नई जैसी। बट कुछ दिनों के बाद पता चलता है पूरी बाइक का ही ब्रेकडाउन हो जाता है वो पार्ट के वजह से, क्या फर्म लायबल रहेगा? रिप्रेजेंटेशन भले ही एक बंदे ने किया है, पूरा का पूरा फर्म लायबल रहेगा, बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेशन वॉज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर एक्टिव पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया है, so basically the active partner has the notice of the fraud, it will be assumed that all the partners knew about the fraud. So basically any notice about any fraud to an active partner is a notice to the firm as a whole. माना जाएगा जैसे कि पूरे के पूरे फर्म को इस बारे में पता है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? एंड जॉइंट and several. Usually they are liable in an equal proportion. हाँ है ना? बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कुछ प्रपोर्शन कहता है तो क्या उस प्रपोर्शन में उनकी लाइबिलिटी अराइज होगी? ओके, वंडरफुल। आगे, अगर पार्टनर ने कुछ गलत काम किया है जिसके वजह से फर्म को कुछ नुकसान हुआ है, हु इज गोइंग टू बी लायबल, फर्म और पार्टनर? जहां पे कुछ रॉन्गफुल एक्ट हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, और पार्टनर ने ये जो काम किया है वो काम किया है विथ ऑथोरिटी, विथ ऑथोरिटी, द फर्म विल बी लायबल। इसका क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको? ये स्पेयर पार्ट्स का यहां पे दिया था एग्जाम्पल। किसका? हाँ, कोल माइन का एग्जाम्पल दिया था क्या? कि कोल माइन में आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जिसके वजह से कुछ एम्प्लॉयज का नुकसान हो गया, तब ऐसे केस में हु इज गोइंग टू बी लायबल? द फर्म विल बी लायबल। माइन का दिया था ना? ओके, आ जाइए। क्या कर रहे हो? सुनो ना, यहां पे क्या हुआ है? पार्टनर को कुछ पैसा मिला है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म और पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई कर दिया है, पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई कर दिया है। अब ऐसे केस में या तो हमने किसी पार्टनर को दिया है पैसा फर्म के बिहाफ पे किसी और को देने के लिए, और पार्टनर ने उस पैसे को अपने पास ही रख लिया और वो किसी और को पैसा दिया ही नहीं।
ऐसे केस में अब सवाल उठता है, सपोज थर्ड पार्टी ने फर्म के अगेंस्ट केस फाइल किया, क्या थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? और क्या थर्ड पार्टी को फर्म से ये पैसा मिल सकता है? दोनों भी सवालों के जवाब है यस। देखो, पार्टनर ने क्या किया, ये पार्टनर और फर्म का आपसी मामला है, बट जहां तक थर्ड पार्टी की बात है, थर्ड पार्टी फर्म को लायबल ट्रीट कर सकती है और थर्ड पार्टी फर्म से ये पैसे ले सकती है। लेटर ऑन फर्म पार्टनर से पैसा लेगा, वो अलग बात है, बट राइट नाउ थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो फर्म से पैसे ले सकती है। हाँ, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, मैंने मलाइका अरोरा खान का एग्जाम्पल दिया था। 3 भाई है, एक भाई ने अपना जो पार्टनरशिप का इंटरेस्ट है वो अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, याद है आपको? सोहेल, साहिल एंड सलमान, एंड वन ऑफ द ब्रदर्स ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म टू हिज वाइफ मलाइका अरोरा खान। तब ऐसे केस में सवाल उठता है, ये जो मलाइका अरोरा खान है, कौन है ये? उसके पास क्या सारे राइट्स है और उसकी क्या सारी ड्यूटीज है? 1, हमने सिर्फ इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर किया है, अभी भी मैनेजमेंट में ये तीनों भाई इन्वॉल्व रहेंगे। शी विल नॉट बी एबल टू इंटरफियर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। शी विल ऑल्सो नॉट बी एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट्स। शी विल ऑल्सो नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। एक ही चीज वो कर सकती है, एंड दैट इज शी कैन रिसीव द शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एंड ऑब्वियसली ऑन द डिसोल्यूशन उसका जितना भी सरप्लस एसेट्स के ऊपर अधिकार बनता है वो पैसा वो रिकवर कर सकती है। उसके अलावा उसको कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करने का अधिकार हमने नहीं दिया है। सेक्शन 30 माइनर के बारे में बात करता है। किसके बारे में? कैन यू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद अ माइनर? बट कैन यू इंट्रोड्यूस अ माइनर ओनली फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? अब देखो, आज वो बालक है, बट क्या जिंदगी भर बालक रहेगा? कभी ना कभी तो वो मेजर होगा, मतलब अक्कल आएगी, क्या सही है क्या गलत है। तो लॉ मेकर कहते हैं जैसे ही ये बच्चा मेजर बन जाता है, या तो जैसे ही उसे पता चलता है कि वो किसी फर्म में पार्टनर है, विच एवर इज लेटर, उसके 6 महीनों में उसको डिसाइड करना होगा वेदर ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म। वापस से बताओ क्या हो रहा है यहां पे? माइनर हैज बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। माइनर ने अब डिसाइड करना होगा 6 महीनों के अंदर। कब से 6 महीनों के अंदर? जब से वो माइनर से मेजर बन गया है, या तो जब से उसको पता चला है कि वो किसी फर्म का पार्टनर है। इन दोनों घटनाओं में से विच एवर इज लेटर, वहां से 6 महीनों में उसको डिसाइड करना है वेदर ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन उसको देना होगा बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस। 6 महीनों में अगर उसने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला तो हम ऐसा प्रिज्यूम करेंगे दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। यस और नो गाइस? सपोज माइनर पार्टनर बनने के लिए डिसाइड करता है, सपोज माइनर पार्टनर बनने के लिए डिसाइड करता है, ही इज गोइंग टू बिकम पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो ये जो बालक है जो अब मेजर बन गया है वो भी पर्सनली लायबल हो जाएगा टू ऑल द थर्ड पार्टीज फ्रॉम द टाइम ही वॉज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और उसका शेयर जैसा था फर्म में वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ही डिसाइडेड दैट ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म,
he is not going to be liable for the acts of the firm done after he sent the public notice that he is not interested to continue as a partner in the partnership firm. Obviously, he will be able to sue the other partners for his share in the profits of the partnership firm. Next, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर. कोई भी नए पार्टनर को ऐड करना है, कितने लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा? ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. ये नए पार्टनर की लाइबिलिटी कब से शुरू होगी? अरे जब से वो आया है. बट अगर वो चाहे, वो अग्री कर सकता है कि उसके आने के पहले जो लाइबिलिटी इनकर की गई है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा एंड ही विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल. Otherwise, he will only be liable to all the liabilities incurred after he became a partner in the partnership firm. जब कभी भी एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है, क्या एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? कुछ लोगों को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि डोरमेंट पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पर्सन की डेथ हो गई या कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तब आपको पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं. जिस दिन आप रिटायर होते हो उसी दिन से आपकी लाइबिलिटी भी सीज हो जाती है. हाँ या ना? क्या हम किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं? एक्सपेल्शन इज पॉसिबल ओनली इफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स हैव डन द एक्सपेंशन एंड दैट टू इन गुड फेथ. अदरवाइज द एक्सपल्शन विल बी नल एंड void. कब माना जाएगा एक्सपेंशन गुड फेथ में है? Yes, he has been giving an opportunity of being heard, or this expulsion is in the interest of the partnership. और एक point है, you have given him a notice relating to the expulsion. ये सारी conditions जब पूरी होती है तभी माना जाएगा expulsion एक्ट के हिसाब से हुआ है और उसका रिमूवल वैलिड है. अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड हिज रिमूवल इज नल, वॉइड, एब इनिशियो. याद कीजिए 3 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स की बीवियों का क्लब में झगड़ा हुआ, याद है? तोड़ा फोड़ी हुई, मारा मारी हुई. तो एक पार्टनर ने वो तीसरे पार्टनर के साथ डिसाइड किया कि हम इस पार्टनर को फर्म से निकाल देंगे. क्या ये एक्सपल्शन वैलिड है? This expulsion was not done in good faith. आगे, व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आने लग गया है क्या आजकल? व्हाट्सएप पे जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? आ रहा है क्या? आ जाइए, चलो ठीक है. क्या हुआ? क्या बोल रहे हो, क्या पता? आईफोन नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा. सीए बन जाओ आप लोग. मैंने भी सीए बनने के बाद अपनी कमाई से ही आईफोन लिया था, सच. ओके. अरे हम लोग तो बचपन में वो नोकिया का फोन यूज करते थे, डब्बा फोन. आप लोगों ने भी किया है? एकदम रफ एंड टफ, सालों साल खराब नहीं होता था. 3-3, 4-4 साल एक ही फोन यूज करते थे. And then later on we switched to Samsung, and then after becoming a CA we started to use the iPhone. क्या हुआ? नोकिया क्या? स्नेक ना, वही खेलते रहते थे पूरे टाइम, स्नेक गेम नोकिया मोबाइल का.
तब तो व्हाट्सएप भी हुआ नहीं करता था, नॉर्मल मैसेज होता था और वो एसएमएस के पैक होते थे। ब्लैकबेरी नहीं यूज किया मैंने। हर्षद सर ना अभी क्या, उनकी बात ही कुछ और है, क्या मैं गरीब हूँ, ब्लैकबेरी वगैरह की औकात नहीं थी मेरे। क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? मजा आ रहा है आप लोगों को क्या? ओके आ जाइए। सॉन्ग वापस से सॉन्ग प्ले करोगे ना, ये लेक्चर अनलिस्टेड हो जाएगा और बच्चों के कॉल और मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे, मैम कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया, कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया। अरे जो अच्छे गाने रहते हैं ना यूजुअली उन पे कॉपीराइट आ ही जाता है। somebody can come and sing a song तो कॉपीराइट नहीं आएगा। चलो ये क्या गाना गाएगा क्या? ये यूनिट तो कंप्लीट कर देते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। जब कभी भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है उसी मोमेंट से ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ऑफ कोर्स उस दिन के बाद he will not be liable for the liabilities incurred in the name of the firm। हाँ या ना? और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा? उस अगर आपके डीड में लिखा है तो किसी मेंबर के डेथ से फर्म डिसॉल्व नहीं होगा, the remaining partners will continue to do the business and of course डेथ के बाद जो भी लाइबिलिटीज इनकर होती है दैट वो तो है ही नहीं इंसान, तो वो या तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस चीज के लिए लाइबल नहीं, हिसाब किया जाएगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को उसका हिस्सा दिया जाएगा। हाँ या ना? एक लास्ट चार्ट है इस यूनिट का और फिर उसके बाद आई विल टेल हिम टू सिंग अ सॉन्ग। राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन अ कंपीटिंग बिजनेस। पहली बात तो ये याद रखना, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो यू कैन नॉट स्टार्ट अ कंपीटिंग बिजनेस। पार्टनर रहते हुए अगर आपने फर्म को कंपीट करता हुआ बिजनेस शुरू कर दिया, सारा प्रॉफिट जो आपने कमाया है विल बी अकाउंटेबल टू द फर्म। यहां पे हम बात कर रहे हैं आपने फर्म को छोड़ दिया है, यू आर एन आउट गोइंग पार्टनर, देन यू कैन स्टार्ट द सेम बिजनेस। अरे क्योंकि आता ही वही चीज है, क्या करूं मैं? बट यू हैव टू मेक इट श्योर यू आर नॉट यूजिंग द फर्म का नाम एनीवेयर, यू आर नॉट ट्राइंग टू solicit the customers of the partnership firm। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हो जिससे ऐसा लगे कि आप ये पुरानी फर्म से एसोसिएट हो तो ही चलेगा, नहीं तो फिर हम आपके प्रॉफिट को हमारे प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। यस और नो गाइस? कभी कभार अगर आप चाहो आप पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रेंट इन ट्रेड का अग्रीमेंट भी लगा सकते हो, बट दैट हैज टू बी रीजनेबल, रीजनेबल प्लेस एंड रीजनेबल टाइम। जन्मों जन्मों तक या जिंदगी भर आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आप नहीं डाल सकते हो। इट हैज टू बी रीजनेबल, रीजनेबल जगह के हिसाब से भी और समय के हिसाब से भी। हाँ या ना? और ये अलाउड है, इवन अलाउड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस और नो गाइस? अरे बोलो ना। So this is all about unit number 2 of the Partnership Act। आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए, चलो चलो चलो। अरे और एक यूनिट बचा है, रुक जाओ रुक जाओ, ये रजिस्ट्रेशन का गाना तो गाने दो, फिर तालियां बजाओ आप इसके लिए। म्यूजिक लगाना है, थोड़ा कैमरा से
स्टार्ट करो। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है तुमसे, फिर भी सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहाँ है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी जो हवाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी जो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ कैसा कोई नूर छाया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी जो हवाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी जो हवाएं हैं। थैंक यू। अरे कितना छुपा रुस्तम था, लास्ट दिन का आया वो। इतने दिन से कहाँ छुपे हुए थे? कितना बढ़िया गाया उसने यार, बहुत अच्छी आवाज है बेटा आपकी, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कब से सीख रहे हो गाना? 10th स्टैंडर्ड से शुरू किया क्या? बढ़िया है। सीखा है प्रोफेशन या ऐसे ही शौक के लिए गाते हो? सीखा है क्या? कहाँ से? पुणे से हो तुम? ओके, पूछ रही हूँ। तुम्हारे डांस के लिए पूछा ना? क्यों पूछा? मेरे को जियाना के लिए सिंगिंग क्लास लगानी, इसलिए मैंने पूछा। पुणे में क्या उसको सिंगिंग पसंद है? तो अगर चलो आ जाइए, चलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, आ जाइए, चलो आ जाइए। अभी आप लोग मुझे बताओ, फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आप चाहो आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा दो, ना चाहो तो ना करवाओ। हाउएवर अ नॉन रजिस्टर्ड फर्म विल सफर फ्रॉम सर्टेन डिसएबिलिटीज। सबसे पहली बात तो, अगर आपका फर्म नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, firm will not be able to file a case against any outsider, but still outsiders will be able to file a case against the firm. In fact, even the partners cannot file a case against each other, and set off of more than rupees 100 is not possible.
तो ये डिसेबिलिटीज देख के यूजुअली लोग जो है वो फर्म को रजिस्टर करवा ही देते हैं. ओके, इनफैक्ट अगर आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते भी हो, सारे पार्टनर्स जो करंटली केस फाइल करवा रहे हैं उनके डिटेल्स रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होना जरूरी है. मतलब फर्म रजिस्टर्ड तो होना जरूरी है और ये सारे पार्टनर्स की डिटेल्स भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होना जरूरी है. हाँ या ना? इवन इफ योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, even if your firm is not registered, others can still file a case against your firm. 100 rupees का set off is still possible and you can still start with the dissolution process. क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, तो डिसोल्यूशन तो हर एक फर्म का होता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या चाहे वो रजिस्टर्ड ना है. हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों सेम है या अलग अलग है? कौन सा कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब कभी भी होता है तब तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता ही है. बट जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो जाए. जब हम कहते हैं कि आपका फर्म डिसॉल्व हुआ है, बेसिकली यू आर डिसकंटिन्यूइंग द पार्टनरशिप एज अ होल. You are discontinuing the partnership as a whole. But जब आप कहते हैं ना पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, तो आप लोगों का जो रिश्ता है उसमें चेंज हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन उसमें हुआ है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका फर्म ही डिसॉल्व हो गया है. हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के चले गया, जिसके बदले में कोई दूसरा पार्टनर आया है, किसी की डेथ हो गई है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पुराना रिश्ता. बट उसके बदले में नया रिश्ता तो आया है ना. हो सकता है आए भी, हो सकता है ना भी आए. तब फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. हाँ या ना? यही डिसोल्यूशन जो होता है, it could either happen by the order of the court or voluntarily. It can either happen by the order of the court or voluntarily. सबसे पहली बात तो क्या पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, जहां पार्टनर्स की इच्छा थी पार्टनरशिप में एंटर करना. अब क्या ऐसा हो सकता है पार्टनर्स की इच्छा नहीं है फर्म को कंटिन्यू करना, तब क्या फर्म डिसॉल्व हो सकता है? हाँ या ना? कभी कभार ऐसा हो सकता है कोई ऐसी घटना हो गई है जिसके वजह से हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया. टबैको में डील करना, प्लास्टिक बैग्स बैन होना, तब कंपल्सरी हमें क्या करना पड़ेगा? फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. ऐसी कोई कॉन्टिजेंसी आ गई जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, दो ही पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, दो ही पार्टनर्स थे, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तब भी हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, विल, सो एनी पार्टनर कैन बाय अ नोटिस इन राइटिंग टेल ऑल द अदर पार्टनर्स अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. तब आपका फर्म जो है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. ये सारे 4 पॉइंट्स जो थे वर द केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म which was without the order of the court, which was without the order of the court. बट कभी कभार कोर्ट के ऑर्डर के वजह से हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है. जैसे कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया या कोई पर्सन परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में अप्लाई करता है और कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. कोई पार्टनर लगातार मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसकंडक्ट मतलब समझते हैं ना आपको, कुछ वाहियात हरकत कर रहा है, कुछ गलत मिसबिहेव कर रहा है, तो जो गलत नहीं कर रहा है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. कोई पार्टनर कंसिस्टेंट ब्रीच कर रहा है, कंसिस्टेंट मतलब बार बार पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस को तोड़ रहा है. हम उसको कितनी बार समझाएंगे? फाइनली हमारे भी तो पेशेंस का एक लेवल होता है. वी कैन गो टू द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट टू पास एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म.
आपने मेजॉरिटी हिस्सा फर्म का किसी और को ही ट्रांसफर कर दिया है, देयर इज नो पर्पस इन कंटिन्यूइंग विद द पार्टनरशिप फर्म. कंटिन्यूस लॉसेस, जब से फर्म पैदा हुआ है कंटिन्यूस लॉसेस में ही है. इट वुड बी बेस्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म. और अगर कोर्ट को कभी कभार लगे कुछ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, तब भी कोर्ट क्या कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले सकता है. जैसे कि देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, दो ही पार्टनर्स है और वो पार्टनर्स में कुछ अनबन हो गई, एक हाँ कह रहा है तो दूसरा ना कह रहा है, दूसरा हाँ कह रहा है तो पहला वाला ना बोल रहा है. जो ट्रस्ट के बेसिस पे आपने पार्टनरशिप को क्रिएट किया था वो ट्रस्ट ही खो गया, क्या कोई सेंस बनता है पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने से? तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन दे सकता है. हाँ, और एक लास्ट पॉइंट है विच इज रिलेटिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन. इसमें से कुछ सेक्शंस आप लोगों को नहीं है ना? कहां से कहां तक नहीं है? 50 से लेकर 55 तक नहीं है और 72 भी नहीं है. कितना मजा आ रहा है. बराबर? पांच ही पॉइंट्स रिवाइज करने बचे एंड देन द रिवीजन कम्स टू एन एंड. वाह, चलो. लाइबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन. फर्म डिसॉल्व भी हो गया, उसके बाद भी आप लायबल रहोगे. कब तक लायबल रहोगे? जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते. डिसोल्यूशन की पब्लिक नोटिस देना जरूरी है. अगर आपने आपस में डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया बट पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो डिसोल्यूशन आपस में डिसाइड करने के बाद और पब्लिक नोटिस देने के पहले फर्म के नाम पे अगर कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है, फर्म लायबल रहेगा. हाँ या ना? तो नोटिस देना जरूरी है. इनफैक्ट इवन आफ्टर डिसोल्यूशन आप फर्म को वाइंड अप करने के लिए जो स्टेप्स नेसेसरी है वो स्टेप्स आप उठा सकते हो. जैसे कि एसेट्स को बेचना, लायबिलिटीज को रीपे करना, सरप्लस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. हाँ या ना? पार्टनर्स हैव द ऑथोरिटी to do all those acts which are necessary for the winding up of the partnership firm. Accounts कैसे settle होते हैं पार्टनरशिप के? बोलो. बोलो ना. अगर फर्म को लॉस हुआ है, सबसे पहले तो हम देखें कि पास्ट प्रॉफिट है या नहीं. पास्ट प्रॉफिट अगर कम पड़ता है हम कैपिटल से रीपेमेंट करेंगे. कैपिटल भी कम पड़ता है देन द पार्टनर्स विल बी लायबल पर्सनली टू रीपे द डेट. इसलिए तो हम कहते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड. यस और नो गाइस? और जब कभी भी फर्म की एसेट्स बेची जाती है, एसेट्स विल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टू रीपे ऑल द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज को रीपे करने के बाद आप ये देखोगे कि क्या कोई पार्टनर ने एडवांस दिया है. वो एडवांस देने के बाद आप कैपिटल को रीपे करोगे. कैपिटल रीपे हो जाता है तो सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और एक लास्ट सेक्शन है जो कहता है पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट्स. फर्म की एसेट्स विल बी यूटिलाइज्ड टू रीपे द फर्म की लायबिलिटीज. पर्सनल एसेट्स विल बी यूटिलाइज्ड टू रीपे द पर्सनल लायबिलिटीज. अगर फर्म की एसेट्स कम पड़ती है तो ही पर्सनल लायबिलिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा टू रीपे द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म.
सबसे पहले क्या इस्तेमाल होगा? फर्म की एसेट्स। अगर वो कम पड़ता है तो ही पर्सनल एसेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, so this is all about the revision of the Indian Partnership Act 1932। कुछ मिनट मेरे पास बचे हुए हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी तक अगर आपने लॉ के सब्जेक्ट को लाइटली लिया है तो भी चलेगा, बट अगर अभी आप लाइटली लोगे आप फेल होने वाले हो। मैं मुंह पे कह रही हूँ आपके। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू फील गुड, दिस इज अ रियलिटी चेक एंड नाउ इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड योर करियर। अगर आप सीरियस नहीं होगे, nobody is going to be serious for you. So you have to have that determination, you have to do certain sacrifices, and that then only you are going to get something in return. अगर आप sacrifice नहीं करोगे, don't expect that you are going to get good numbers or you will pass in the first examination. You make it sure कि इतना टारगेट मैंने सेट किया है और मुझे वो कंप्लीट करना ही है। गेटिंग दिस और नो? चलो बस फिर हमारा सफ़र यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर द फेस टू फेस किड्स आई विल बी अवेलेबल इन द ऑफिस। इफ यू हैव एनी हर्डल्स you can always connect to me, okay? So all the very best, stay inspired, stay blessed. Thank you so much. All the best.